आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहती है हमें? हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात की थी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हुआ क्या था। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हुआ क्या था कि यहाँ पर सूरज है, सूरज की शुआएँ जो सी है वो यहाँ से निकल रही हैं। ये ट्रोपोस्फेयर है, सबसे निचली वाली लेयर, ठीक है ना। ये सबसे निचली वाली लेयर है, ये वाली ट्रोपोस्फेयर की। जैसे ये सूरज की रेडिएशन जो सी हैं, ये ट्रोपोस्फेयर हीट रेज जो सी हैं, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलती हैं। हीट रेज जो सी हैं, ये हीट रेज हैं। और एक और रेज होती हैं वो विजिबल रेज। वो भी विजिबल रेज जब अर्थ से टकराती हैं तो अर्थ जो सी से जज़ब करने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन जो सी हैं वो खारिज करती हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये H2O के वेपर्स और CO2, H2O के वेपर्स और CO2 के गैस जो सी ये दो ट्रैप कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को। और ये हीट रेज जो सी हैं, ये जो सी ज़मीन से टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठी हैं, ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं। इस वजह से जो सा हमारा टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और टेम्परेचर जो सा है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पाता। इस तरीके से हमारा जो सा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया 50 डिग्री। अब ये जो सी हमारी अर्थ है ये रहने के काबिल हो गया, अब ये हैबिटेबल प्लैनेट बन गया है, ठीक है ना। इसे हमने कहा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ऐसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन की वजह से और हीट रेज जो सी हैं, कुछ रेज जो सी होती हैं वो ज़मीन से टकराने के बाद ऊपर की तरफ उठती हैं, उन रेज की वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। हमने इसको नाम दिया था, ये क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। इसको हमने नाम दिया था, क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स बेनिफिशियल होती है। जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। जिनसे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये वाली गैस। प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है ना। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों आपस में मिलेंगे और फिर उसके बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। और क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, हमने 18 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इधर रखने हैं। 6 दूनी 12, 12 ये और 6, 6 कम 6, 12, 12 और 6 18, 18, 18 हो गए। और वहाँ पर 6 ये हैं, 6 ये हैं, ठीक है ना। 6 ये हैं मॉलिक्यूल्स, 6 ये हो गए और 6 हमने यहाँ पर लगा देते। 6 दूनी 12, 12 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ये हैं और 6 ये हैं। 12 और 6 18, 18 मॉलिक्यूल्स, 18 एटम्स जो से हैं ऑक्सीजन के वो प्रेजेंट हैं दोनों तरफ। इस तरीके से बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। इस तरीके से हम हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। कार्बन 6 हैं, उधर भी कार्बन 6 हैं, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 12 इधर हैं और 12 उधर, हाइड्रोजन के एटम्स भी 12 ही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बैलेंस हो गई है इक्वेशन। ये जो सा है ये रिएक्शन होता है किसमें? पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है ये, ठीक है ना। जो कि ग्रीन, ठीक है ना, जो कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है, सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? और ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो सी ये CO2 है, ये जो सी CO2 है, मैंने इसकी बात बताई है कि प्लांट्स के लिए इसलिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि प्लांट्स जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल पत्ते के अंदर, पत्ते के अंदर, सेल्स के अंदर मौजूद होता है ये क्लोरोफिल, ठीक है ना। उसकी मौजूदगी में क्या होता है? रिएक्शन करते हैं H2O के साथ और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होती है? जैसे हम रोटी खाते हैं, इस तरीके से पौधों के लिए ये वाली रोटी है, ठीक है। समझ आ गई? और फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ कर आए हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस जो सा होता है, रिस्पायरेशन जो कि इंसानों में होता है, ये क्या किस में होता है? ये मैन में होता है, मैन में रिस्पायरेशन होता है।
ये जो उनसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन सीधा जाती है इंसान के पास। इंसान जब खुराक खाता है, खुराक के अंदर ग्लूकोज भी मौजूद होता है। खुराक के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जो सा होता है वो आती है। खुराक के अंदर क्या होता है, खुराक के अंदर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं। खुराक के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ये ऑक्सीजन जो सी होती है, ये प्लांट्स ने जो सी खारिज की है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, ये ऑक्सीजन मैन के पास होती है। और मैन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, फिर हीट बनाता है, हीट एनर्जी खारिज होती है। ये हीट एनर्जी जो सी होती है, ये एनर्जी जो सी है, ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी जो सी है, हीट एनर्जी कह रहा हूँ, ये एनर्जी जो सी है, ये ATP मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। ATP मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें स्टोर होती है एनर्जी, और ये जो सी एनर्जी स्टोर हुई होती है ना एनर्जी, इसके अंदर ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों को परफॉर्म करने के लिए, चलने फिरने, दौड़ने भागने के लिए, और सेल्स को सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने इसको करना है 6, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी हमने 18 करना है। 6 दूनी 12, 12 ये 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन के एटम्स ये 12, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 ये 12 और 6 18, ठीक है ना। 18 ऑक्सीजन के एटम्स वो हैं, समझ आ गई। और अब हमने यहाँ पर भी 18 करने हैं। 6 दूनी 12, 12 ये और 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 ये और 18 ऑक्सीजन के एटम्स ये। फिर इसी तरीके से 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये और 12 हाइड्रोजन के एटम्स ये। फिर इसी तरीके से 6 कार्बन के एटम्स ये और 6 कार्बन के एटम्स ये हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। इस तरीके से ये जो सा है प्रोसेस, ये दोनों चलते रहते हैं। जब ये दोनों जो से हैं, ये दोनों प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस का अमल और रिस्पायरेशन का अमल। फोटोसिंथेसिस का अमल जो सा है और रिस्पायरेशन का अमल जो सा है, इन दोनों में अगर बैलेंस कायम रहे, रिस्पायरेशन का अमल जो सा है, इन दोनों में अगर बैलेंस कायम रहे, तवाज़ुन कायम रहे, तो फिर क्या होगा कि तवाज़ुन कायम रहे तो ग्लोबल वार्मिंग जो सी होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं होगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। टेम्परेचर जो सा है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स में हो रहा है। प्लांट्स क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है ना। और हम क्या बना रहे हैं, ह्यूमन, हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है, ये दोबारा से प्लांट्स के पास चली जाती है, ठीक है ना। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि तवाज़ुन कायम है कि प्लांट्स जो से ये ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो सी है ह्यूमन के पास जा रही है, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, और इस तरीके से इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम है। इन दोनों के दरमियान क्या कायम है, तवाज़ुन कायम है। हम इस तवाज़ुन को क्या कहेंगे, ये तवाज़ुन क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल तौर पर ये क्या है, बैलेंस है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हमने ये भी पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो सा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत अहम रोल है। ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत अहम रोल है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, मीथेन हो गई ग्रीन हाउस गैस, इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी कह लो, फिर इसे H2O वेपर्स फॉर्म में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो सी ग्रीन हाउस गैस होती है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है, यानी कि ह्यूमन जो सा है, क्या होता है कि ह्यूमन की कारस्तानी, इंसान की कारस्तानियाँ हैं कि इंसान की तादाद, यानी कि उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, इंसानों की आबादी जैसी बढ़ती जा रही है तो फैक्ट्रियाँ, रोज़गार फ्राहम करने के लिए फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, प्लाजे बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वहाँ से जो सी वेस्टेज है, वहाँ से जो सा निकलने वाला धुआं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का बायस बनेगा, जिसकी वजह से जो सी ह्यूमन की फ्राहम करदा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी, प्लस
ह्यूमन की जोन सी कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी ह्यूमन ने प्रोवाइड किया किसको, प्लांट्स को, वो भी, और प्लस फैक्ट्रियों के से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वो वाली। इस तरीके से दो जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, एक तो आर्टिफिशियली तौर पर और एक नेचुरल तौर पर। इस तरीके से क्या होगा कि जोन सी ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज में जोन से इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है, CO2, इसकी मिकदार में इजाफा होगा। जैसे इसकी मिकदार में इजाफा होगा, ठीक है ना, और H2 के वेपर्स भी हैं, तो फिर क्या होगा, अब ये देखें, फिर क्या होगा कि जोन सी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो गई है, ज़्यादा। तो अब जोन सी ये सन है, सन से निकलने वाली जोन सी ये वाली रेज हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही आती हैं, विजिबल रेज, ये क्या करती हैं, ये नीचे की तरफ आती हैं और ऊपर की तरफ क्या जाती हैं, ऊपर की तरफ इंफ्रारेड रेडिएशन जाती है, ठीक है ना। ये ट्रैप हो जाती हैं किसमें, CO2 ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और H2 के वेपर्स में, ठीक है ना, इन दोनों में ट्रैप हो जाती हैं। CO2 ज़्यादा मिकदार में इंफ्रारेड रेडिएशन को ज़्यादा मिकदार में जज़ब होगी। जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन की मिकदार ज़्यादा जज़ब होगी, जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन की मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के वेपर्स में ज़्यादा जज़ब होगी, तो टेम्परेचर जो सा होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये जोन सी हीट रेज जोन सी हैं, ये भी आ रही हैं, ये हीट रेज जोन सी आ रही हैं, ये वाली, ये भी ऊपर की तरफ जाएंगी। ये हीट रेज जोन सी हैं, ये हीट रेज की वजह से और इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि अर्थ इमिट कर रहा है ड्यू टू विजिबल रेज की टकराने की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में, और हीट रेज की वजह से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस जो सा नॉर्मल टेम्परेचर है इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक पहुँच जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट हो गई है, नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया। अब ये जो सा है, ये कारिस्तानी जो सी है, ये वाली, ये हाल ही में पिछले 60 सालों में हो रहा है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पिछले 60 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना, ये ऐसा हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना, ये भी मैं बता देता हूँ कि ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होगी है, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। सर आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होगी है, ज़्यादा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को ज़्यादा हो गई है, ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही है, तो इसको हम वापसी का रास्ता कैसे इख्तियार कर सकते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक बैलेंस आ जाए, ठीक है ना, जैसे ये बैलेंस कायम हो जाएगा तो जो उनसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वो बंद हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम दरख्त लगाते हैं। दरख्त क्या करते हैं, दरख्त लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। जैसे हम प्लांट्स लगाते हैं ना, तो ये जो सी बड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो सी बड़ी होगी, बड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स की तरफ जाएगी। प्लांट्स जो सा होगा इसे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन जो सी होगी ये रिस्पायरेशन ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, और ऑक्सीजन जो सी रिस्पायरेशन इंसानों में जो सा रिस्पायरेशन अमल हो रहा है, जानवरों में, इंसानों में, उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी। फिर इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार जो सी है वो प्लांट्स को ज़्यादा बढ़ाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कंट्रोल में लाया जा सकता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल करने के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाएंगे। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाने के बाद फिर से इंसान जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का बायस बनेगी, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो सी होगी ये फिर प्लांट्स जो से होंगे वो जज़ब करेंगे जो से एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बन चुकी है, ऑक्सीजन इंसानों ने ज़्यादा बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, तो वो जो सी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो प्लांट्स की तरफ जाएगी। प्लांट्स जो से होंगे वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए दोबारा से ऑक्सीजन पैदा करेंगे। इस तरीके से प्लांट्स जो सी ज़्यादा बड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, ज़्यादा बड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स के ज़रिए ऑक्सीजन में तब्दील करके हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो सा नेचुरल इक्विलिब्रियम जो सा अल्लाह ताला ने इक्विलिब्रियम रखा हुआ है वो हम दोबारा से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स की फॉर्मेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? इट इज़ द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में इजाफे से, ठीक है ना। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने को हम कहते हैं जी ये क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी। तो जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस गैसेस पर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। एटमॉस्फेयर का जो सा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई है, नॉर्मल से बढ़ गई है, इसलिए इंक्रीज़ हुआ है। और रेट ऑफ रिमूवल इज इक्वल टू रेट ऑफ एडिशन, ठीक है ना। प्लांट्स थोड़ा हमने पता भी कर लिया है कि ठीक है ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिमूवल जो सा है, रेट ऑफ रिमूवल इज इक्वल टू रेट ऑफ एडिशन, यानी कि रेट ऑफ रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जो सी है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, यानी कि रेट ऑफ रिमूवल की बात कर रहा हूँ मैं। रेट ऑफ रिमूवल यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को ख़त्म करने से, रेट ऑफ रिमूवल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो सा कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है वो हम कर देंगे, ठीक है ना। और रेट ऑफ एडिशन हम कैसे कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। इन फैक्ट्रीज़ में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड कर रहे हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल और कुदरती गैस, नेचुरल गैस की बर्निंग से, जो कि फैक्ट्रियों के अंदर हो रही है, उसकी वजह से हम एडिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उस ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों में बैलेंस कर देंगे, यानी कि जो सी रेट ऑफ एडिशन जो सी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है फैक्ट्रियों के अंदर, और रेट ऑफ रिमूवल जो सी कार्बन डाइऑक्साइड हम ख़त्म कर रहे हैं प्लांट्स के ज़रिए, ठीक है ना। इन दोनों में एक बैलेंस कायम हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस कायम होगा तो फिर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन हो रही है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है ना, प्लांट्स के ज़रिए। एडिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन माइनस, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की सब्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट्स के ज़रिए, प्लांट्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड की सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जब इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? फ़र्क ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि वहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन से जब हम प्लांट्स काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने फैक्ट्रियाँ चलानी है, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर बनेंगी तो पौधे भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कटेंगे। जब पौधे कट रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस का अमल कम हो गया पौधों के अंदर, तो फिर टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो फिर ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। जब नॉर्मल टेम्परेचर जैसे ही क्या होगा? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है उसकी मिकदार बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, और इंफ्रारेड रेडिएशंस ज़्यादा ट्रैप होंगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो टेम्परेचर जो सा होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो सी ये ग्लोबल वार्मिंग है ये भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? हमारा जो सा रात का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता रहता है, यानी कि रात में जो सा टेम्परेचर है वो भी बड़ा होगा। रात को टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि उसने ज़्यादा मिकदार में सूरज की रोशनी, इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब किया हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रात का टेम्परेचर जो सा होगा वो भी बड़ा होगा, ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो से होते हैं, इसमें कौन सा ऑक्साइड है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र में सबसे पहला ऑक्साइड जो सा SOX,
ठीक है ना, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र है। इसमें है जी सबसे पहला है जी SO2 और SO3, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल्स जोन से होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल जोन से होते हैं, कौन से फॉसिल फ्यूल्स? पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, और फिर उसके बाद कोल हो गया। इन तीनों को जब हम जलाते हैं, जब हम इन दोनों को जलाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, तो सल्फ़र प्रोड्यूस हो जाता है। ये सल्फ़र क्या करता है, फैक्ट्रियों के अंदर भी हम जलाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको मोटर व्हीकल्स में भी इसको हम जलाते हैं, मोटर व्हीकल्स के अंदर जलाते हैं, और पावर स्टेशन में भी हम जलाते हैं इसे, और फिर उसके बाद इसको हम इंडस्ट्रीज़ में भी जलाते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल को जला रहे हैं, जिसकी वजह से, बर्निंग की वजह से, ठीक है ना, इन तीनों फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से इन मोटर व्हीकल्स, पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि सल्फ़र जो सा होता है, बर्निंग की वजह से जो सा सल्फ़र होगा, वो सल्फ़र एटमॉस्फेयर में सल्फ़र प्रोड्यूस हो गया। अब जो सा सल्फ़र है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, और क्या बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो सा होगा, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद जो से वाटर के वेपर्स हैं, वाटर के वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास सल्फोनिक एसिड बनता है, सल्फोनिक एसिड बनने के बाद उसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है, मज़ीद ऑक्सीडेशन बनने के बाद हमारे पास H2SO4 बन जाता है, ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड बनने के बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन में हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये 80% तक सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बन रहा है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन का बायस बन रहा है, जो कि इमारतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो सी सल्फ़र डाइऑक्साइड की 80% हिस्सा जो सा है वो बना रहा है, कौन सी गैसेस बना रही हैं, कोल बना रहा है और पेट्रोलियम बना रही हैं। ये दोनों कौन सी हैं, ये दोनों कोल और कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों क्या करती हैं, इसका 80% हिस्सा बना रही हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक कलरलेस, यानी कि जिसका कलर नहीं होता, इरिटेटिंग, जो आपकी आंखों के लिए तकलीफ़दा बायस बनती हैं, सोफोकेटिंग, सांस का बायस बनती, सांस ना लेने का बायस बनती हैं, डेथ का बायस बनती है, मौत का सबब बनती हैं ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, मिसाल के तौर पर कोई भी बीमार इंसान है, उसको अगर लंग्स का मसला है, फेफड़ों का मसला है, यानी कि दमे की बीमारी है, तो उसके लिए एक मौत का पैगाम लाती हैं ये, ठीक है, कि पुत्र आज तेरा आखिरी दिन नहीं, तैयार हो जा। ये जो सी है वोल्केनिक इरप्शन का बायस बनती है। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान भी, जो कि वोल्केनो फटते हैं जापान के अंदर, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, जो उनसे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के दौरान भी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया क्लियर ये भी टॉपिक, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, यानी कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स उनसे वो कैसे बन रहे हैं, कैसे इस दुनिया को मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन रहा है, ये भी पता चल गया है, ठीक है। समझ आ, अब हम आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही सबब बन रहा है, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करने जा रहा हूँ अब।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें NOx है, NOx, ठीक है ना। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, ठीक है। ये नेचुरली तौर पर क्या होता है कि नेचुरली तौर पर क्या होता है कि थंडर, जो सी बिजली घनगरज होती है, थंडर प्रोड्यूस होता है जब घनगरज होती है, थंडर स्टॉर्म्स जब आते हैं, तूफान आते हैं बड़े बड़े, तो उसमें लाइटनिंग, बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में बिजली चमकती है। और वो जो सी बिजली से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट एनर्जी क्या करती है, वो हीट एनर्जी से ही नाइट्रोजन जो सी होगी, वो हीट एनर्जी क्या करेगी, वो आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 99% तक मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस हीट एनर्जी के ज़रिए ये दोनों बना देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बना देंगे। अब ये कैसे बनते हैं ये भी देख लें कि नाइट्रोजन जो सी होगी ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेंगे। ये दो नाइट्रोजन के एटम्स है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा देता हूँ, 2 नाइट्रोजन के एटम्स आगे, 2 एकम 2 नाइट्रोजन के एटम्स और 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो सी है, आप क्या लो कि फॉसिल फ्यूल्स जो से हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, जो सी है, यानी कि नाइट्रोजन जो सा है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, यार फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस, ये तीनों कंबस्चन इंजन्स, पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज़ में जलाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स यानी कि इंडस्ट्रीज़ में कोयला, तेल और गैस, इंडस्ट्रीज़ में, पावर स्टेशंस में, ठीक है ना। और कंबस्चन इंजन्स जो से होते हैं, ये गाड़ियों में लगे होते हैं कंबस्चन इंजन्स में। यहाँ पर क्या होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला और नेचुरल गैस यानी कि मीथेन गैस जो सी है, इन तीनों में इस्तेमाल हो रही है। इन तीनों में तीनों फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं, उनकी बर्निंग की वजह से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। और ये जो सी नाइट्रोजन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो सी होगी, ये वाली जो सी बर्निंग हुई है, बर्निंग की वजह से इन तीनों चीज़ों में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से जो सी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई है ना, ये नाइट्रोजन क्या करेगी, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाएगी और सबसे पहले तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी, ये बन गया। अब ये जो सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये करेगा, ये ऑक्सीजन को पैदा करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ जो सी मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। को पता है कि 99% तक तो ऑक्सीजन मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा ना। ये 99 जो से ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली गैस होगी तो उसी को ही पकड़ेगा ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या बना, यहाँ पर NO2 बन गया, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 2 क्यों लगाया है ये भी पता चल जाएगा कि ये देखें 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लगाते हैं ताकि ये 4 हो जाए, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। अब यहाँ पर भी हम 2 लगाते हैं कि ये जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये हो गए और 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये हो गए, 2 नाइट्रोजन के एटम्स ये, 2 नाइट्रोजन के एटम्स ये, ठीक है। फिर इस तरीके से ये ब्राउन कलर जो सा है, पॉइजनस गैस, इसका कलर जो सा होता है वो ब्राउन कलर होता है। और एक ये पॉइजनस जहरीली गैस होती है, ये जहरीली गैस, ठीक है ना। पॉइजनस कलर, पॉइजनस नेचर की हामिल होती है ये जो सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो सी बनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, मज़ीद वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड।
नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि एच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स जो उनसे रह गए हैं, ठीक है ना, जो उनसे वाटर वेपर्स जो उनसे इंफ्रारेड रेडिएशंस ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो उनसी अर्थ इमिट कर रही है, ठीक है ना, विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने वाले वाटर वेपर्स हैं उसके साथ रिएक्ट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ये रिएक्शन होता है तो इस दौरान क्या बनता है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, HN और O ही नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बनता है, ये एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन होती है तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड की बायस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो सा होता है ये बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बिल्डिंग्स को बरकरार रखने नहीं देता। एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन आगे मछलियों के मरने का बायस बनती है, हमारे मरने का बायस बनती है। ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स का बायस बनता है, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि दमे की बीमारी का बायस बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो सा ग्लोबल वार्मिंग का चैप्टर है ये क्लियर हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है वो क्लियर हो गया। ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के बारे में पढ़ाया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल वहाँ पर वो भी पढ़ाया सल्फ़र, ठीक है ना। ये जितना भी मैंने टॉपिक क्लियर। अब ये वीडियो जब आपको पसंद आ गई हो तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना, मेहनत का फल दे दें। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।